अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेट एक्सपर्ट्स। साथियों, आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ जो कि मुर्गियों की एक ख़ास और ख़तरनाक बीमारी है। और इस बीमारी का ताल्लुक सर्दियों के साथ या गर्मियों के साथ, दोनों के साथ वाबस्ता है। चाहे किसी भी तरह का मौसम हो, ये आपकी मुर्गियों के ऊपर ये बीमारी अटैक कर सकती है। और ना सिर्फ ये मुर्गियां बल्कि जो दूसरे घरेलू परिंदे हैं जिनमें मोर है और गिनी फाउल्स हैं, चकोर है, बटेर है, ये हर तरह के परिंदे के ऊपर ये बीमारी अटैक करती है और आपके परिंदे को मौत के मुंह तक लेके जा सकती है। तो बेसिकली इस बीमारी का नाम है कोराइज़ा, जो कि एक इंतहाई ख़तरनाक बैक्टीरियल बीमारी है। बैक्टीरिया की वजह से होती है। इंतहाई ख़तरनाक बीमारी पैदा करने वाले और आम आंख से ना नज़र आने वाले इस बैक्टीरिया का नाम है एविबैक्टीरियम पैरागैलिनेरियम। तो मुर्गियों के अंदर जो बीमारी है वो एविबैक्टीरियम पैरागैलिनेरियम की वजह से होती है, लेकिन जो दूसरे परिंदे हैं जैसे कि गिनी फाउल्स है, फीजेंट्स हैं, उनके अंदर अगर कोराइज़ा की बीमारी हो रही है तो वो किसी दूसरे बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो आम तौर पर जो बीमारी है ये बड़ी साइज़ की जो मुर्गियां हैं, बड़ी उम्र की मुर्गियां हैं, उनके अंदर देखी जाती है। जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर इसकी जो शिद्दत है और इसके होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम होते हैं। बड़ी मुर्गियों के अंदर इसके शिद्दत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बीमारी के होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बैक्टीरिया है ये इसकी नेचर किस तरह से है। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह पूरी तफसील के साथ बात करेंगे इस बीमारी के बारे में, कि इस बीमारी के जो बैक्टीरिया है उसके बारे में बात करेंगे और इस बीमारी से किस तरह से आप अपने जानवरों को बचा सकते हैं। अगर बीमारी आपके फार्म पे या आपके परिंदे पे आ जाती है तो आप किस तरह से उसका इलाज करेंगे और किस मौसम में, किस उम्र में जानवर की वैक्सीनेशन की जाती है, और पूरी तफसील के साथ हम बात करेंगे। अगर बीमारी आई है तो आप किस तरह से उसको पहचानेंगे कि ये कोराइज़ा की ही बीमारी है। तो वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में नीचे लाजमी पूछें। तो ये जो कोराइज़ा की बीमारी है इसे इन्फेक्शियस कोराइज़ा भी कहा जाता है। जो बैक्टीरिया है एविबैक्टीरियम पैरागैलिनेरियम, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और प्लियोमॉर्फिक है और माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया भी इसे बोला जाता है, क्योंकि इसको अपनी ग्रोथ के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपनी तादाद बढ़ाने के लिए बहुत ही कम मिकदार में ऑक्सीजन चाहिए होती है। मतलब कि अगर आपके फार्म के ऊपर या आपके परिंदों वाले पिंजरे के अंदर सर्दियों के मौसम में अगर आपने पिंजरे को ढांप दिया किसी कपड़े के साथ या किसी भी तरह से आपके परिंदों की प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, वहाँ हवा का अगर ठीक से क्रॉस नहीं है, तो ये बैक्टीरिया आपके फार्म पे किसी भी वक्त अटैक कर सकता है, आपके परिंदों के ऊपर अटैक कर सकता है। तो इसके लिए बेहतर जो है वो ये है कि आप अपने फार्म को प्रॉपर वेंटिलेशन में रखें। चाहे बेशक सर्दियां हों, लेकिन सर्दियों में भी अपने फार्म के अपने जो परिंदे हैं उनको अच्छी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, ताकि जो बैक्टीरिया है वो ठीक से वहाँ पे ग्रो ना कर पाए और आपके जो परिंदे हैं उनके ऊपर अटैक ना कर सके। तो इस जो बीमारी है, ये बीमारी, इसकी ट्रांसमिशन किस तरह से होती है? इसकी ट्रांसमिशन मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकती है। इस बीमारी में बेसिकली जो परिंदा है आपका, उसके फेस के ऊपर स्वेलिंग आ जाएगी, परिंदे को नज़ला लग जाएगा और उसकी जो फेस है वो स्वेल हो जाएगा, उसको बुखार हो जाएगा और उसकी नाक से पानी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसकी आंखों के अंदर पस पड़ना शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे कि सोजिश की वजह से उसके फेस के ऊपर और एडिमा होने की वजह से उसकी आंखें आस्ता आस्ता बंद होना शुरू हो जाएंगी। शुरू के अंदर जो आपका परिंदा है उसकी आंखों के अंदर आप पानी निकलना देखेंगे और उसकी आंखों के किनारों पे आप देखेंगे हल्की हल्की झाग आ रही है, वो बेसिकली पस फॉर्मेशन हो रही होगी। तो अगर आपका जो परिंदा है उसका नज़ला पीने वाले पानी में गिर जाता है, तो जब वो पीने वाला पानी सारा का सारा इन्फेक्टेड हो जाएगा। कोई दूसरा परिंदा अगर आके वहाँ से वो पानी पिएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो बीमारी है, ये जो बैक्टीरिया है, ये दूसरे परिंदे के अंदर भी मुंतकिल हो जाएगा। और इस तरह से देखते देखते आपके फार्म के ऊपर जो हज़ारों परिंदे हैं वो सारे के सारे मुतासर हो सकते हैं। और दूसरे इसके अलावा जो ये परिंदा है, ये जो बीमारी है, ये कैरियर के तौर पे काम करती है। यानी कि अगर आपका परिंदा एक दफ़ा इससे इफ़ेक्ट हुआ, उसके ऊपर इस बीमारी का अटैक हुआ और आपने ठीक से उसका प्रॉपर इलाज नहीं किया, प्रॉपर मेडिकेशन नहीं चली, तो वो कैरियर, ये जो बैक्टीरिया है उसके अंदर मुसलसल परमानेंट उसके अंदर रहना शुरू कर देगा। और जब भी आपका परिंदा स्ट्रेस में जाएगा तो वो अपनी बीठों के ज़रिए इस बैक्टीरिया को खारिज करता रहेगा और ये जो बीमारी है ये आपके फार्म पे दोबारा भी आ सकती है। तो इसकी ट्रांसमिशन की बात कर रहे थे कि अगर ये
जो उसका नज़ला है पानी के अंदर गिर जाता है, तो पानी के ज़रिए जो बीमारी है आपके फार्म पे फैल सकती है। उसके अलावा अगर आप उसका नज़ला है आपके परिंदे का, वो अगर खुराक में गिर जाता है, फीड में गिर जाता है, तो तब भी जो बीमारी है वो दूसरे परिंदों के अंदर मुंतकिल हो सकती है। उसके अलावा जो ये बीमारी है, जैसे मैंने भी बताया कि बीठों के ज़रिए भी ये बैक्टीरिया खारिज हो रहा होता है अगर वो परिंदा कैरियर है तो। और अगर आप परिंदे को बाहर से परचेज़ करके लाए हैं तो उसे लाजमी तौर पर 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए या 14 दिन के लिए लाजमी तौर पे करंटीन करें, यानी कि अपने बाकी परिंदों से उसको अलहदा रखें। 10 दिन 14 दिन अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करने के बाद देखें कि अगर उस परिंदे के अंदर कोई बीमारी आपको नज़र आती है तो उसे फ़ौरी तौर पर अपने फार्म से या अपने घर से निकाल दें, क्योंकि ये बाकी परिंदों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो अगर 14 दिन तक वो ठीक से सर्वाइव कर जाता है, उसको कोई बीमारी का अटैक नहीं आता, तो वो फिर आप उसको अपने परिंदों में शामिल कर सकते हैं, बाकी परिंदों में। तो इस तरह से जो बाज़ारी या परिंदे लेके आ सकते हैं वो भी इसकी ट्रांसमिशन का बायस बनते हैं। इसके अलावा जो वाइल्ड बर्ड्स हैं, जो कौवे हैं या दूसरे जो परिंदे हैं जो उड़ते हुए आपके फार्म के ऊपर से गुजर जाते हैं, गुजरते गुजरते वहाँ पे कोई बीट गिरा जाते हैं या इस तरह से किसी भी तरह से वो आपके फार्म पे वो भी मुंतकिल कर सकते हैं। इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो अंडे देने वाली मुर्गी है, जो अक्सर लोग कमेंट में पूछते हैं सवाल कि ये जो बीमारी है ये क्या अंडों के ज़रिए मुंतकिल हो सकती है, तो बिल्कुल भी नहीं, ये अंडों के ज़रिए बीमारी मुंतकिल नहीं हो सकती। ये जो बीमारी है ये नॉन ज़ूनोटिक है, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये परिंदों के अंदर ही रहेगी, ये इंसानों में मुंतकिल नहीं होती। तो अगर परिंदों के अंदर भी बाज़ औक़ात हमें ये करना पड़ता है कि जो एक मुर्गी ने अंडा दिया है उसको बॉयल करके या उसके जो छिलके हैं वो हमें दूसरी मुर्गी को कैल्शियम की कमी पूरा करने के लिए हम उसको देने पड़ते हैं, तो वो भी आप बगैर किसी परेशानी के दे सकते हैं, क्योंकि अंडों के अंदर ये बैक्टीरिया नहीं आ रहा। तो वो क्यों हम कैल्शियम देते हैं, क्यों अंडा तोड़ के एक मुर्गी का दूसरी मुर्गी को खिलाते हैं, वो एक पूरी तफसील है उसकी, वो उसके लिए हम इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनाएंगे। तो उसके लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वो वीडियो बनाएं तो आप तक वो लाजमी तौर पे पहुंच सके। तो इस बैक्टीरिया की जो है इंक्यूबेशन पीरियड है वो 1 से लेकर 3 दिन तक हो सकता है, यानी कि अगर आज वो बैक्टीरिया आपके परिंदे पे अटैक हुआ है तो 3 दिन तक उसके ऊपर हो सकता है कि कोई इलामत ज़ाहिर ना हो, और 3 दिन के बाद उसके ऊपर ये बीमारी आपकी जो इलामत है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाए। उसके अलावा ये जो बीमारी है ये 2 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते तक आपके परिंदे के ऊपर डोमिनेट रह सकती है। 2 से 3 हफ्ते के बाद आपका जो परिंदा है वो आहिस्ता से रिकवर होना शुरू हो जाएगा। तो ये 2 से 3 हफ्ते आपको अपनी परिंदे को मुकम्मल जो है वो निगरानी में रखना चाहिए और उसकी मुकम्मल केयर करनी चाहिए। तो इसकी क्या क्या इलामत आती हैं, इस बीमारी को किस तरह से पहचाना जाता है, तो क्लिनिकल साइंस में हमें जो परिंदा है वो शुरू के अंदर आप देखेंगे कि उसके आपके परिंदे की जो आँख है, आँखों के इर्द गिर्द जो झिल्लियाँ होती हैं जिन्हें आईलिड्स बोला जाता है, उनके अंदर सोजिश होना शुरू हो जाएगी, यानी कि कंजक्टिवाइटिस की तरफ जाएगा। आँखों के अंदर से पानी आना शुरू हो जाएगा, आँखों के अंदर हल्की हल्की आपको झाग महसूस होगी, आपके परिंदे की जो आंखें हैं वो सुर्ख होना शुरू हो जाएंगी, परिंदे को नज़ला होना शुरू हो जाएगा, नाक से पानी आएगा, और आप देखेंगे कि उसके जो सांस की नाली है उसके अंदर आपको हल्की हल्की खड़ की आवाज़ें आएंगी, उसके अंदर इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। और इस बीमारी को हम अपर रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी कहते हैं। देखिए, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, जो निज़ाम तनफ़ुस है, सांस लेने का निज़ाम है, उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी। जो अपर रेस्पिरेटरी है उसके अंदर हमारे जो नॉस्ट्रिल्स हैं, नाक है, उसके अलावा अंदर नॉस्ट्रिल्स है, नज़ल कैविटी है, उसके बाद जो लेरिंग्स है और ट्रैकिया है, ये वाला पोर्शन जो है ये अपर रेस्पिरेटरी में आता है। जो लंग्स नीचे आते हैं और एयर सैक्स है परिंदों के अंदर, उनको हम लोअर रेस्पिरेटरी में काउंट करते हैं। तो ये जो बीमारी है ये अपर रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, तो ये सिर्फ लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करेगी, बल्कि जो ऊपर ट्रैकिया है और ऊपर लेरिंग्स है और नेज़ल कैविटी है, सिर्फ इतने से पोर्शन को ही इफ़ेक्ट करती है। तो इस बीमारी में आपका जो परिंदा है उसको नज़ला हो जाता है, नाक से पानी आता है और उसकी जो आंखों के इर्द गिर्द सोजिश होना शुरू हो जाती है, एडिमा होना शुरू हो जाता है। अगर आपका परिंदा मेल है और बड़ी उम्र का है तो वो जो स्वेलिंग है वो आप देखेंगे कि उसकी जो दोनों चूंचे हैं, ऊपर वाली चूंच और नीचे वाली चूंच, इन दोनों के दरमियान भी स्वेलिंग हो सकती है। उसकी जो वेटल्स हैं वहाँ तक भी स्वेलिंग फैल सकती है। तो इसमें जो आपका परिंदा है वो हमेशा बेचैन रहेगा, खाना पीना कम कर देगा, अंडों की जो प्रोडक्शन है वो पहले से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी
और उसके अलावा जो आपकी जो परिंदा है उसकी जैसे जैसे उसके अंदर वो पस बढ़ना शुरू हो जाएगी, स्वेलिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो आंखें हैं वो बंद होना शुरू हो जाएगी और एक टाइम आएगा कि उसकी आंखें मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएंगी, क्योंकि साइडों पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई होगी। स्वेलिंग की वजह से उसकी आंखें बिल्कुल बंद हो जाएंगी। ये जो बीमारी है, ये जो अटैक है परिंदे की आंखों के ऊपर, ये मुंह के एक तरफ भी हो सकता है और मुंह के दोनों तरफ भी हो सकता है। इसके अलावा जो आपका परिंदा है उसको डायरिया भी हो सकता है। तो अगर हम इसके बात करें कि इसकी वैक्सीनेशन कब की जाती है, तो जैसे कि हमने अभी बात की कि ये जो बीमारी है ये ज़्यादातर छोटे परिंदों के अंदर नहीं देखी जाती है, बल्कि जो बड़ी उम्र के परिंदे हैं उनके अंदर देखी जाती है। तो इसकी जो वैक्सीनेशन है वो आप करेंगे जब आपका परिंदा 10 हफ्ते से लेकर 20 हफ्ते के दरमियान जब इस उम्र में होगा, तो उस वक्त आप उसकी वैक्सीन करेंगे। तो इंशाल्लाह वैक्सीन करने के बाद ये बीमारी आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो अगर इसकी इलाज की बात की जाए, अगर आपने बीमारी को पहचान लिया है, अगर आप लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाना चाहते हैं, तो लेबॉर्ट्री टेस्ट में इसके लिए आप PCR करवा सकते हैं, हीमोग्लोबिनेशन टेस्ट करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट में जो सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल होती है वो एरिथ्रोमाइसिन है और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है। उसके लिए आप जो टाइलोफर्सन का साशी आता है बाज़ार से मार्केट में अवेलेबल है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी जो डोज़ आप रखेंगे वो 4 ग्राम से लेकर 6 ग्राम फ़ी लीटर जो पीने वाला पानी है उसके अंदर आप मिलाएंगे और कम से कम 5 दिन तक आप इसको लगातार एंटीबायोटिक चलाएंगे अपने परिंदे में। तो उसके साथ साथ आप जो है ट्राइबरसन का जो सिरप है वो आप अपने परिंदों में चला सकते हैं। उसके अलावा जो कि बुखार है और स्वेलिंग है, तो स्वेलिंग और बुखार के लिए आप अपने परिंदों में एरीनेक का जो सिरप आता है जो ह्यूमन साइड का है, ह्यूमन प्रिपरेशन है, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने परिंदों में। ये जो सिरप है ये आपके परिंदों की जो आंखों के गिर्द स्वेलिंग है, वेटल्स पे स्वेलिंग है, बुखार है, तो इस चीज़ को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। और जब आपका परिंदा रिकवर होना शुरू हो जाए तो उसको दोबारा से अच्छी फीड पे लाने के लिए, दोबारा से वो जल्द से जल्द खाना पीना शुरू हो जाए और अपनी सेहत को दोबारा से रिकवर करे, उसके लिए आप मल्टी विटामिन्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके परिंदे की आंखों के इर्द गिर्द स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाए तो ऐसी सूरत में हमें वहाँ पे सर्जिकल ब्लेड की मदद से कट लगा के भी पस को रिमूव करना पड़ सकता है। तो ये थी हमारी कोराइज़ा के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव और ऑथेंटिक वीडियो। तो अगर आपका इस वीडियो के हवाले से, इस बीमारी के हवाले से किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। और अगर नए हैं चैनल पर तो नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।